नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक संगठन का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक सुव्यवस्थित सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर गृह स्थापत्य कला, सड़क निर्माण कला, नाली निकासी आदि सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर समाज में सामाजिक वर्ग भी उस समय था और वे अपने अपने कार्य व दायित्वों का निर्वहन करते थे। इसके अलावा यह सभ्यता जनतंत्रात्मक या राजतंत्रात्मक दोनों में से एक तो थी ही। इस कारण इस सभ्यता का आर्थिक संगठन भी काफ़ी मजबूत होने के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन काफ़ी समृद्ध एवं उन्नत था। कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य आजीविका के मुख्य साधन थे। इन साधनों में पहला अपन देखते हैं कृषि। तो देखिए, प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता से संबंध विभिन्न स्थलों में, प्रदेशों में आज की भांति रेतीला नहीं था, अपितु वहाँ उपजाऊ जमीन थी, पर्याप्त वर्षा होती थी और इन क्षेत्रों में अच्छी खासी कृषि कार्य होता था। कुछ विद्वानों के अनुसार, जैसे डॉक्टर डी कौशाम्बी के मतानुसार, उस समय हल का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था और जमीन को पत्थर की कुल्हाड़ियों और हल के हेगे से जोता जाता था। लेकिन हमें बनावली हरियाणा से मिट्टी के हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए, कालीबंगा से जूते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए। इस आधार पर ऐसा माना जाता है कि कालांतर में हड़प्पा सभ्यता में अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि कार्य हल और बैल से शुरू हो गया था। तो कई विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करना सीख गए थे और उसी की सहायता से भूमि खोदकर खेती कार्य करते थे। खेती के अन्य उपकरण भी बहुत परिष्कृत रहे होंगे, क्योंकि खुदाई में हमें गेहूं, जौ के दाने मिले हैं, जिससे जान पड़ता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य पैदावार गेहूं और जौ थी। इसके अलावा सिंधु घाटी की बस्तियों में चावल के दाने नहीं मिले हैं, लेकिन लोथल और रंगपुर दोनों गुजरात सौराष्ट्र में हैं। वहाँ से मिट्टी के स्तरों और मृद भांड खंडों में धान के अवशेष मिले हैं। धान का जो चारा होता है, पौधा होता है, उसके अवशेष मिले हैं। इससे ये माना जाता है कि इन इलाकों के निवासी अनुमानतः चावल की खेती है वो करते होंगे। विद्वानों का अनुमान है कि हड़प्पावासी लोग गेहूं, जौ, मटर, तिल, चना आदि की कृषि करते होंगे। मोहनजोदड़ो से एक चांदी पात्र से लिपटा हुआ सूती वस्त्र मिला है, जिससे स्पष्ट होता है
कि उस समय कपास की कृषि भी है वो होती होगी। शायद ज्वार बाजरा की खेती भी होती होगी। हड़प्पा से प्राप्त कुछ पात्रों पर नारियल, केला, खजूर, अनार आदि के चित्र या आकृतियाँ मिली हैं। विद्वान मानते हैं कि इस प्रदेश में इन फलों की भी खेती होती होगी। तो इस आधार पर हम मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक सुव्यवस्थित तरीके से कृषि की जाती थी। अब हम देखते हैं सिंचाई पद्धति के बारे में। तो सिंचाई पद्धति के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। संभवतः सिंचाई के लिए वर्षा और नदी के जल का प्रयोग किया जाता होगा। इसके अलावा अनाज को पीसने के लिए चक्कियाँ, कूटने के लिए ओखलियों का प्रयोग होता था। सामान्य लोग मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों में अनाज संग्रहण करते थे तथा बड़े बड़े व्यापारी जो होते थे वे वहाँ पर जो बड़े बड़े गोदाम होते थे उनमें अनाज का संग्रहण करते थे। उत्खनन में प्राप्त अन्न भंडारों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। इससे ये भी पता चलता है कि किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न उगाते थे और इसी अन्न से नगरवासियों का उदर पोषण भी करते थे। खाद्यान्नों को लाने ले जाने के लिए संभवतः बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे और उस समय में अनाज तोलने के बाट भी हैं वो प्रचलित रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगली बात आती है पशुपालन की। तो कृषि के साथ साथ पशुपालन आवश्यक है। तो यह हड़प्पावासी भी कृषि के साथ साथ पशुपालन है वो करते होंगे, क्योंकि उस समय न तो जल की कमी थी और न पशुओं के चारे के लिए हरे चारागाहों की कमी थी। इससे पशुपालन का व्यवसाय कम कष्टदायक और अधिक लाभप्रद था। यहाँ से प्राप्त विभिन्न मोहरों पर उत्कीर्ण चित्रों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के बैल, यहाँ के लोग बैल, गाय, भैंस, सूअर, कुत्ते आदि पशुओं को पालते थे एवं आज की तरह गाय का धार्मिक महत्व तो नहीं था, परंतु दूध के लिए गायों को पाला जाता था। अर्थात गाय का कोई धार्मिक महत्व होना जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उसे दूध के लिए पाला जाता होगा। शायद इसी दृष्टि से भैंस तथा भेड़ों का भी पालन होता होगा। कुछ मुद्राओं पर हाथी के चित्र मिले हैं। तो विद्वानों का मानना है कि हड़प्पावासी हाथी भी पालते थे। घोड़े की जानकारी के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ के अनुसार सिंधुवासी घोड़े से परिचित थे, परंतु वे घोड़े को पालते नहीं थे, जबकि दूसरे के विद्वानों के अनुसार वे लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। और इस विवाद का मूल कारण यह है कि मोहरों पर कहीं पर भी घोड़े का अंकन नहीं मिलता है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त इस पशु की हड्डी ऊपर के स्तर से मिली है। खुदाई में निचले स्तर पर कोई अस्थि पंजर भी घोड़े का नहीं मिला है। इसके अलावा लोग सूअर पालते थे, बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गा, मोर, तोता, हंस आदि पालने की जानकारी प्राप्त होती है। ऊंट के बारे में कोई न तो सबूत मिला है, न ही कोई जानकारी प्राप्त हुई। अब हम अगली बात करते हैं उद्योग धंधे और
व्यापार वाणिज्य के बारे में। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे तरह तरह की फसलें उगाते थे। उनका एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में संपर्क भी होना सबूत मिला है। तो इससे हम मान सकते हैं कि उस समय में उद्योग धंधे भी काफ़ी उन्नत अवस्था में रहे होंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती, ऊनी, मिट्टी के, धातु के, पत्थर के आदि तमाम धातुओं की वस्तुएं बनाते होंगे, क्योंकि सिंधु प्रदेश के चनुदड़ों की खुदाई में दयाराम साहनी को एक चांदी के घड़े पर सूती वस्त्र और अन्य स्थानों पर सूत के धागे भी मिले हैं। इससे सूती वस्त्र उद्योग होता होगा। खुदाई में प्राप्त बहुत सी मूर्तियों पर भी वस्त्र बने दिखाई देते हैं। इससे पता लगता है कि वे वस्त्र को पहनते होंगे। अन्य स्थानों पर भी सूत के धागे मिले हैं। खुदाई में प्राप्त बहुत सी मूर्तियों पर भी वस्त्र दिखाए गए हैं और इससे स्पष्ट है कि हड़प्पाई लोग सूती और ऊनी वस्त्र को पहनते होंगे, निर्मित करते होंगे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्रत्येक घर से सूत काटने वाली तकलियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक घर से सूत काटने वाली क्या मिली हैं? तकलियां। और कई मकानों से चरखे भी मिले हैं जिस पर सूती धागे का निर्माण किया जाता होगा। इससे पता चलता है कि कढ़ाई बुनाई का कार्य भी वहाँ पर होता होगा। वहाँ से विभिन्न मोहरों पर बहुरंगी चित्रित वस्तुएं भी मिली हैं। इससे पता लगता है कि वे डिजाइन बनाने में भी प्रवीण थे। खुदाई से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियों, मुद्राओं, खिलौनों आदि से पता लगता है कि इस सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे। खुदाई में कुम्हार की चाक का कोई चिन्ह नहीं मिला है, किंतु बर्तनों की बनावट और आकार से प्रकट होता है कि यह बर्तन कुम्हार चाक पर ही बनाते होंगे। आधुनिक प्रणाली की भांति घूमते हुए चाक पर से गीली मिट्टी की वस्तुएं धागे की सहायता से काटकर अलग की जाती थी। बर्तनों को बनाने के बाद उन्हें डिज़ाइन भी बनाते थे। मजबूत बनाने के लिए पकाने का रिवाज भी, आग में पकाने का रिवाज भी प्रचलित था। और मोहनजोदड़ो से हमें 6 बर्तन पकाने के भट्टे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के निवासी शिल्पकार पत्थर की मूर्तियां बनाने में निपुण थे। मूर्तियों के अलावा पत्थर के स्तंभ भी मिले हैं, गिया पत्थर की मुद्राएं मिली हैं। पाषाण स्तंभ की पच्चीकारी से पता लगता है कि पत्थर को तराशने में हड़प्पा कलाकारों ने खूब प्रगति कर ली थी और यह अच्छे व्यवसायों में से एक था। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता धातु युग में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन पत्थर का महत्व अभी खत्म नहीं हुआ। दूर दराज के देहात में लोग अभी पत्थर के उपकरणों तथा आभूषणों का प्रयोग करते थे। अतः अब भी पत्थर के उपकरण तथा आभूषण बनाने का कार्य उन्नत अवस्था में था। हड़प्पा सभ्यता के शिल्पी अपने यहाँ अनेक प्रकार की धातुएं मंगवाते थे। औजार, बर्तन, हथियार, आभूषण, मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में वे निपुण थे। और इस युग में गलाई ढलाई आदि का कार्य भी होता था। धातु निर्मित मूर्तियों में
मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति अति सुंदर व प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो में तांबे का गला हुआ एक ढेर भी मिला है। इससे अनुमान लगता है कि यहाँ पर तांबा आदि धातुओं की वस्तुएं भी बनाई जाती होगी। धातुओं को गर्म करके अलग अलग रूप को आकार देने का रिवाज भी प्रचलित होता था। इसके अलावा हड़प्पई जो शिल्पकार थे वे विभिन्न आभूषणों पर पत्थरों पर नगना आदि जड़ने का कार्य भी है वो करते थे। हाथी दांत, सीपी, शंख आदि के आभूषणों की भी जानकारी मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनोदड़ो आदि से हमें ऐसी कई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जो हड़प्पा वासियों के उद्योग धंधे के विकास को दर्शाते हैं। इसके बाद अगला है व्यापार वाणिज्य। तो देखिए, हड़प्पा का सभ्यता का विस्तार भारत के पश्चिमोत्तर में भी था। एवं ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं कि इसका व्यापार राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय भी प्रचलित था, क्योंकि उस समय हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगर सोना मैसूर से मंगाते थे, चांदी मद्रास से, बिहार उड़ीसा से आदि से, तांबा राजस्थान से, अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से। इसके अलावा और भी बहुत सारे पत्थर या मूंगे, रत्न आदि जिस क्षेत्र में बड़ी संख्या में होते थे वहाँ से मंगवाए जाते थे। उस समय व्यापार का मुख्य केंद्र देखा जाए तो आवागमन के साधनों पर निर्भर था, और उस समय आवागमन के साधनों में स्थल मार्ग, जल मार्ग का प्रयोग होता होगा, क्योंकि स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों के बिना व्यापार संभव नहीं है। कई ऐसे हड़प्पई मर्तबान जैसे ओमान से मिला है, मेसोपोटामिया के दिलमुन लेख आदि से ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं कि विश्व की विभिन्न सभ्यताओं का सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंध रहा होगा। धन्यवाद।